बीपीएससी के कई सारे एग्जामिनेशंस के इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसमें कि सबसे मुख्य है 70th बीपीएससी सेकंड फेज का इंटरव्यू चल रहा है। उसके साथ ही प्रधानाध्यापक के भी इंटरव्यू स्टार्ट होने वाले हैं। उसके बाद कुछ एफएओ के बच्चे हैं जिनका कि इंटरव्यू होना है। यूपीपीएससी के भी इंटरव्यू चल रहे हैं। तो कई सारे इंटरव्यू से संबंधित प्रश्न बनते हैं। अभी जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है, इस करंट डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। साथ के साथ जो 72nd बीपीएससी में सीटें आ रही है, और बिहार में चूंकि अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्यसभा चले जाएंगे, तो उसके बाद बिहार में जॉब का क्या सिनेरियो रहेगा, क्या वैकेंसियाँ आएंगी नहीं आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सीरियस बातें करने हैं। जो स्टूडेंट की किसी भी एग्जामिनेशन में अभी इंटरव्यू वगैरह तक नहीं पहुंचे हैं और उसे जॉब लेना है बिहार में, तो अब ये जो गोल्डन इरा चल रहा था जॉब का, स्वर्णिम युग का, तो अंत होने जा ही रहा है। उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। किस तरीके से वो बीएसएससी या एईडीओ और भी जो एग्जामिनेशंस हैं उसके बारे में अच्छे से बात करेंगे कि कहीं ना कहीं उन्हें सिलेक्शन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो वैकेंसियाँ आ रही थी उस पर प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी शुरुआती दौर में आपको न्यूज़पेपर में भले ही कुछ पोस्ट क्रिएशन ये सब दिख रहा होगा, लेकिन ये लंबे समय तक चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी की अपनी व्यक्तिगत पहल थी, सब सबको रोजगार देना, सबको कुछ सरकारी नौकरी भी देना, 25 लाख सरकारी नौकरी, उसके बाद 1 करोड़ रोजगार, उस पर वो लगातार काम कर रहे थे, तो वो प्रभावित हुआ है। आइए पहले इंटरव्यू के बारे में बात करते हैं। किस तरीके से जो करंट डेवलपमेंट हो रहा है उससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अभी दो तीन चीज़ें जो है कि काफ़ी हाईलाइटेड है। एक तो ये अमेरिका, ईरान और इजराइल का जो संघर्ष चल रहा है, वार चल रहा है, उससे संबंधित। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि हम 1 महीने तक भारत को तेल खरीदने की रसिया से छूट दे रहे हैं, तो ये काफ़ी डेरोगेटरी रिमार्क एक तरीके से लगता है। हम लोग बिंग एंड इंडियन सिटीजन, हम लोगों को भी ये बहुत बुरा लगता है। उससे संबंधित किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद राज्यसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नामांकन किया है, तो उसकी पूरी बातें करेंगे। उसके बाद जो इनकी पूरी एक लेगेसी रही है माननीय मुख्यमंत्री जी की, उसके बारे में बातें होंगी। उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं और कई दिनों तक इंटरव्यू में इससे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये घटना अब डेवलपिंग फेज में है, लगातार इससे डेवलपमेंट होते ही रहेगा। आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि अभी आपने देखा होगा कि ईरान का एक वारशिप जो भारत में आया हुआ था युद्धाभ्यास के लिए, वो युद्धाभ्यास करके लौट रहा था। तो उसके बाद वो श्रीलंका के करीब से जब पास कर रहा था, तो उसे जो है कि अमेरिका ने उसे डुबो दिया है, और उसमें करीबन 135 से 140 सैनिकों के हताहत होने की जो खबर आई है। तो उसके लिए एक प्रश्न हो सकता है कि क्या भारत को उसके रक्षा के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे मेहमान थे, और जब वो हमारे मेहमान थे तो उसकी रक्षा के लिए, उसकी रक्षा करना, उसे सुरक्षित तौर पे जो है कि ईरान तक वापस भेजना हमारी जिम्मेदारी थी। इस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो सकता है वो तो हम लोग क्लास में डिटेल में बात करते ही हैं। तो आप जानते हैं कि जो किसी भी समुद्र का क्षेत्र होता है उसका जो 12 नॉटिकल माइल तक रहता है, वो अपना उसके टेरिटरी के तौर पे ट्रीट किया जाता है। लेकिन उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक आप लोग सारी इस बात को जानते हैं कि कैसे ईजेड के तहत उसको ट्रीट किया जाता है। तो जो इंटरनेशनल लॉ कहता है कि जब कोई भी वारशिप किसी भी युद्धाभ्यास के लिए आता है और वो इंटरनेशनल वाटर में रहे, तो उस समय उस वारशिप की युद्धाभ्यास में आने और फिर वारशिप को अपने स्वदेश में लौटने के लिए उसकी पूरी आत्मरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है। लेकिन यहाँ पे एक मानवीय पहलू भी इन्वॉल्व है। मानवीय पहलू के तहत जब श्रीलंका के करीब से वो जा रहा था हिंद महासागर में, वो पनडुब्बी वारशिप, तो उसको टारपीडो के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो फिर वो जल में डूब गया। तो वहाँ पे हम लोगों ने डिस्ट्रेस कॉल जब आया, तो श्रीलंका के भी नेवी ने और इंडियन नेवी ने भी उसमें जो है कि जाकर के सपोर्ट किया, और मानवीय पहलू के तहत 30 से 35 ईरानियन सैनिक्स को जो है कि हम लोग उनके आर्मी के पर्सनल्स को हम लोग बचाने में सक्षम हो पाए थे। तो ये हम लोगों ने किया था। दूसरा है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे उनकी जब हत्या कर दी गई, तो उसके बाद भारत ने कुछ समय तक जो है कि कोई एक कंडोलेंस मैसेज भी नहीं सेंड किया था। तो ये काफ़ी आश्चर्यचकित करने वाली बात होती है कि अगर एक सुप्रीम लीडर है किसी कंट्री के, वो भी ईरान के साथ हमारा बहुत फ्रेंडली रिलेशंस रहा है। चाबहार पोर्ट वगैरह हम लोगों ने किस तरीके से वहाँ डेवलप किया था आप जानते हैं, और काफ़ी लंबे समय से ईरान के साथ जो है कि हम लोगों का फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। हाँ, ये कुछ बातें हो सकती है कि कुछ मुद्दों पे जो है कि ईरान ने अभी हाल में ही भारत का साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी एक फ्रेंडली नेशन के जब सुप्रीम लीडर की इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो वहाँ पे भारत के
कि सरकार को या विदेश मंत्रालय को कम से कम कॉन्डोलेंस मैसेज तो देना ही चाहिए, एक जो सद्भावना संदेश होता है। तो इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्या भारत की विदेश नीति थोड़ी कन्फ्यूज्ड है या फिर इजराइल की तरफ ज़्यादा टिल्ट होते जा रही है? तो इस पे आप बताएंगे कि किस तरीके से बाद में जाकर के विक्रम मिस्री जी, जो कि हमारे विदेश सचिव हैं, उन्होंने ईरानी दूतावास में भारत में जाकर के बाकायदे उसकी कंडोलेंस बुक में जो है कि उन्होंने लिख करके आया है, कंडोलेंस मैसेज उन्हें दिया गया है। तो हमारा किसी भी तरीके से हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, ना तो वो कंप्रोमाइज़्ड है, ना ही किसी तरीके के दबाव में काम करती है। हम लोग अपने तरीके से स्ट्रेटजिक सॉवरेनिटी को लेते हुए हम लोग काम करते हैं, और किसी भी चीज़ का सोच समझ के रुक करके ही हम लोग जो है कि जवाब या उस पर प्रतिक्रिया देने में भारत विश्वास रखती है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद जो अमेरिका ने अभी रूसी तेल को खरीदने को लेकर के छूट दिया है कि 1 महीने का छूट दिया गया है भारत को, कि भारत रूस से तेल खरीद सकता है अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को देखते हुए, और वर्ल्ड में जो एनर्जी क्राइसिस होते जा रहा है उससे संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि क्या ये भारत की संप्रभुता के लिए एक उचित कदम आपको दिख रहा है? ऑब्वियस सी बात है कि भारत की संप्रभुता के लिए कहीं से भी उचित कदम नहीं है कि अमेरिका डिक्टेट करे कि भारत कहाँ से तेल खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। तो आपको इसे बैलेंस अप्रोच में आंसर करना पड़ेगा कि किस तरीके से ये उचित कदम नहीं है अमेरिका के द्वारा, लेकिन भारत सरकार पे इसकी जो प्रतिक्रिया आई है भारत सरकार के द्वारा, उसके बारे में चर्चा करना पड़ेगा कि भारत सरकार ने इस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। जब पहले भी बोला जा रहा था कि रसिया से ऑयल खरीदेगा या भारत रसिया से ऑयल खरीदना कम कर देगा, तब अमेरिका के साथ ट्रेड डील होगा, फिर उस समय भी किसी भी तरीके की भारत सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई कि हमने तेल खरीदना ही बंद कर दिया है रसिया से। ऐसी कोई बात हुई नहीं थी। भारत ने उस समय भी बोला कि अपनी ऊर्जा की ज़रूरतों को देखते हुए और मार्केट्स में कहाँ कहाँ तेल ऑयल्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना डिसीजन लेते हैं और तेल खरीदते हैं। भारत के प्राइवेट कुछ कंपनियों ने भले ही रसिया से तेल मंगाना बंद कर दिया, लेकिन जो भारत की सरकारी कंपनी थी वो उन्होंने तेल मंगाने की मात्रा को भले ही कम किया था, लेकिन तेल मंगाना पूरी तरीके से बंद नहीं हुआ है। दूसरी बात की जो भारत के ओएनजीसी विदेश लिमिटेड हैं, बाकायदे रसिया में ऑयल वेल्स, जो तेल के कुएँ होते हैं बड़े बड़े, उस पर इनकी इन्वेस्टमेंट्स है। अगर आप विदेश की धरती पर जाकर के कोई ऑयल वेल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तेल के कुओं में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहाँ जब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो जाती है। तो रसिया में तो बाकायदे भारत के अपने तेल के कुएँ हैं, वो अब भारत की प्रॉपर्टी है, तो वो तेल नहीं खरीदना या खरीदना ये कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। और भारत सरकार ने इस पे जो है कि कोई अपना पक्ष नहीं दिया है, तो हम भारत सरकार के पक्ष को मानेंगे। अमेरिका क्या कहता है नहीं कहता है, वो उनकी अपनी बातें हो सकती है, वो अपने तरीके से चीज़ों को डिक्टेट कर रहे हों। तो इस पे भारत का पक्ष यही है कि हमने कहीं से भी कोई तेल खरीदने से मना नहीं किया है, और भारत एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में अपना स्ट्रैटेजिक फैसले लेते हैं। और चूंकि भारत एक बड़ा जनसंख्या आबादी वाला देश है, तो इसकी जो भी एनर्जी सिक्योरिटी और एनर्जी नीड्स होती है वो अपने पूरा करने के लिए कहीं से भी स्वतंत्र है, और किसी भी देश के द्वारा डिक्टेट करने के बावजूद भी भारत इस तरीके से उस पर अपने फैसले अपने से ही लेगा, किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट होकर के भारत फैसला नहीं लेता है। तो ये संप्रभुता के लिए उचित कदम नहीं है। डिप्लोमेसी में हर देश को ये देखना चाहिए कि जो शब्द लिखे जाते हैं उसका बहुत महत्व होता है, उसका एक दूसरे के प्रति किस तरीके से सम्मानजनक तरीके से शब्दों का प्रयोग किया जाए, इन चीज़ों को देखना आवश्यक होता है। उसके बाद एक प्रश्न आया है कि अमेरिका ईरान की लंबी लड़ाई चलती है तो किसे ज़्यादा नुकसान होगा? तो सबसे पहले आपको बताना है, चूँकि ये कल के मॉक इंटरव्यू में भी पूछा गया था बच्चों से प्रश्न, तो बच्चों ने जवाब तो दिया अलग अलग तरीके से, लेकिन सबसे पहले बताएंगे कि सर लड़ाई चाहे अमेरिका ईरान और इजराइल के बीच में हो, सबसे ज़्यादा नुकसान की बात हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान मानवता को होने जा रहा है। ह्यूमन लॉसेस हो रहे हैं, मानवता को नुकसान हो रहा है। उसके बाद अलग अलग देश हैं, जब कोई देश युद्ध में इन्वॉल्व होता है तो सबको कमोबेश कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही होता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं वो वनरेबल क्लास के लोग सफ़र करते हैं, जो बच्चे हैं वो सफ़र करते हैं उस युद्ध में। तो सबसे ज़्यादा नुकसान बूढ़े, बच्चे, वृद्ध, महिलाओं को होता ही होता है, साथ के साथ मानवता को भी नुकसान होता है, इकोनॉमी को भी लॉस होता है। और जिस देश में वार नहीं चलते रहता वहाँ भी उनके वार लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखे जाते हैं, वहाँ भी उसके इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट देखे ही जाते हैं। तो वार कहीं भी हो विश्व में वो अच्छी बात नहीं है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2026 का आयोजन किया जा रहा है, इसका क्या थीम वगैरह है इसको आप देख लेंगे। ऑपरेशन संकल्प चलाया जा रहा है, इसके खिलाफ देख लेंगे। उसके बाद जो ईरान के खिलाफ छेड़ी गई जंग है वो कानूनी है या गैर कानूनी है? बिल्कुल गैर कानूनी जंग है। तो यूएन के किस क्लॉज के हिसाब से ये कानूनी है गैर कानूनी है,
इसको देख लेंगे कि किस क्लॉज के हिसाब से इसमें अमेरिका ने इससे जो युद्ध छेड़ा है वो कानूनी रूप से किस तरीके से इलीगल है, और अमेरिकन लॉ के हिसाब से भी प्रेसिडेंट को इस तरीके से डायरेक्ट पावर नहीं है कि वो युद्ध छेड़ दें। जब युद्ध छेड़ते हैं तो फिर अमेरिकन कांग्रेस से उन्हें जो है कि वहाँ पे अप्रूवल लेना पड़ता है, तो वहाँ भी उसकी पूरी प्रक्रिया चल रही है। न्यूज़पेपर में लगातार चीज़ें छपती रहती है, उसे देख लेना है। और जो एनर्जी क्राइसिस को लेकर के प्रश्न हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं इंटरव्यू में। स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, ये मॉक इंटरव्यू में भी हम लोगों ने बच्चों से पूछा है, इंटरेक्ट किया है इन सब चीज़ों के बारे में। एक बच्चे से तो पूछा गया कि व्हाट इज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, तो वो ये भी बताने में सक्षम नहीं थे कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व होता क्या है। तो ये काफ़ी थोड़ा सा दुखद लगता है कि जो छोटे छोटे टर्म्स हैं लगातार न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। तो आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे एडिटोरियल्स वगैरह देखते हैं, तो इन सब टर्म से तो कम से कम वाकिफ़ रहना चाहिए। आपने सुना ही नहीं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व क्या होता है, तो ये थोड़ा सा क्षम्य नहीं होता है। तो आप जानते हैं कि इंडिया के पास 45 डेज का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व की बात ये करते रहते हैं। जो हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं पुरी जी, उन्होंने बोला था। लेकिन अभी जो सामने निकल के आ रहा है कि 25 डेज का स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व भारत के पास है, और जो इसकी कैपेसिटी है वो 45 डेज की है। और आप जानते हैं कि 85 से 87% जो ऑयल है वो भारत इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो ये अगर इस तरीके से ईरान हार्मुज जल संधि से शिप्स को आने से रोक दे, तो भारत और चाइना, खास करके इन दो देशों में बहुत ज़्यादा ऑयल क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस होने की संभावना बन जाती है। तो अभी पहले तो जो ईरान का बयान था इस पे इस तरीके से कि जो चाइना के शिप्स हैं वो क्रॉस करेंगे हार्मुज जल संधि को, लेकिन बाद में फिर ये आया कि इंडिया और चाइना दोनों के जो है कि शिप्स क्रॉस करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन और डिप्लोमेसी में किस तरीके से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि हम लोगों को कि हर देशों के साथ हमारा मित्रतापूर्वक संबंध हो, हर देशों के साथ बैलेंस अप्रोच लेकर के चलें। तो जब कंडोलेंस वगैरह भारत ने दिया, तब जा कर के ये उनके तरफ से बयान आया कि नहीं, भारत के भी शिप्स जो है कि पार कर सकते हैं हरमुज जल संधि को। उन्होंने जीपीएस स्पूफिंग वगैरह करके किस तरीके से वहाँ चोक कर दिया है पूरे इलाके को। वहाँ से 137 शिप्स हर दिन पास करते थे, और अभी स्थिति ये है कि 2 या 3 शिप्स पर डे पास क्रॉस कर रहे हैं। ये मैं ऑयल शिप्स की बात कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस होने की संभावना है। और भारत के तो 50% ऑयल्स जो है वो ईरान से होकर के ही आते थे, हार्मुज जल संधि होकर के ही आते थे। उसके अल्टरनेटिव्स भी कुछ किए गए हैं, कुछ पाइपलाइंस खाड़ी देशों के द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन वो पाइपलाइंस से इतनी ऑयल की मात्रा आ नहीं सकती है भारत में। तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से और के अल्टरनेटिव रूट्स हैं ऑयल के, जहाँ से ये एनर्जी क्राइसिस लंबा चलने वाला है, क्योंकि जब तक ये युद्ध खींचेगा तब तक आपके इंटरव्यू में एनर्जी क्राइसिस से संबंधित कुछ ना कुछ पूछे जाएंगे। तो इसको आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। बाद बाकी चर्चा हम लोग फिर क्लास में भी करेंगे डिटेल में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है यूट्यूब पे तो फिर लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। अभी इतने टॉपिक डिस्कस करने के लिए रहे हैं, 13 मिनट के आसपास का तो हो चुका है वीडियो। देखते हैं कुछ और टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, फिर 72nd बीपीएससी के बारे में भी बात करनी है। जो छात्र अभी भी इंटरव्यू के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो उनके लिए सारी फैसिलिटी अवेलेबल हैं। ये हर बैच है, बेसिक बैच है, अभ्यास बैच है, लक्ष्य बैच है, और इसमें अभी होली का जो ऑफ़र चल रहा था तो 20% ऑफ हर बैच पे दिया गया है। जितनी भी फ़ी है इसमें आप 20% ऑफ करके ही पे करेंगे, और पे करने के लिए ये क्यूआर कोड है, इस नंबर पे पेमेंट कर देंगे। और पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देख सकेंगे कि एक नंबर दिया गया है 9430840665। ये इस नंबर पे आप इसका स्क्रीनशॉट पेमेंट का सेंड कर देंगे, फिर आपको जो है कि सारे बैच के एक्सेस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी अवेलेबल करवाई जाती हैं, तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए, हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑयल की रिजर्व की बात कर रहे थे। उसके बाद फिर भारत में ऑयल कहाँ कहाँ से निकाले जाते हैं, चूँकि भारत में भी कुछ ऐसे हैं जैसे बम्बई हाई हो गया, आसाम के डिगबोई क्षेत्र से कुछ कुछ जगहों से ऑयल निकाले जाते हैं, तो उसके बारे में भी आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद एफएओ का इंटरव्यू होगा, तो उसमें बेस ईयर चेंज को लेकर के जो अभी चल रहा है कि WPI, CPI, GDP, इन सभी चीज़ों का बेस ईयर चेंज किया गया है। तो ये बेस ईयर चेंज से संबंधित बातें होंगी। फिर किस तरीके से जो विश्व के संस्थान है IMF, उन्होंने कहा था कि भारत का जो कैलकुलेशन का प्रोसेस है सारे डेटाज को, वो परफेक्ट नहीं है क्योंकि बेस ईयर उसका सही नहीं है। तो उससे संबंधित प्रश्न भी पूछने जाने की संभावना बनेगी, तो उसको भी देख लेंगे। उसके बाद नेशनल गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस हो रहा है,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो इसके प्रशासनिक व्यवस्था पे किस प्रकार से परिवर्तन आएगा, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि एक वीडियो अलग से मुख्यमंत्री जी का जो ये परिवर्तन चल रहा है, इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि इतना लंबा टॉपिक है, उस पे एक बड़ा वीडियो बन जाएगा, तो उस पे एक हो सके तो वीडियो ही बना देंगे। आप लोग कमेंट कीजिए। तो एक तो ये जनरल प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रशासनिक महकमे पे मुख्यमंत्री जी की पकड़ काफ़ी अच्छी थी, और जब मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था पे परिवर्तन होगा, उस पर क्या असर होगा, उसको जान लेने की बात होगी। मुख्यमंत्री जी का जो योगदान है महिलाओं को लेकर के, खास करके जो सोशल उनका इकोनॉमी था, उसके बाद फिर उन्होंने जो समाज में सामाजिक परिवर्तन किए, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के जो उन्होंने परिवर्तन किया है। उसके बाद बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चरल परिवर्तन, डेवलपमेंट जिस तरीके से उन्होंने किया है पिछले 20 वर्षों से, उन सारी चीज़ों की बात जो है कि की जाएंगी। दो फैसले उनके लैंडमार्क हो जाएंगे। एक तो जो महिलाओं को लेकर के उन्होंने 33%, 35% रिजर्वेशन दिया पुलिस में, फिर शिक्षक में 50% का, उसके बाद फिर जो पंचायती राज संस्थाओं में 50% का उन्होंने रिजर्वेशन दिया। ये एक ऐतिहासिक कदम है उनका। और एक शराबबंदी का फैसला जो महिलाओं को लेकर के रहा, वो खास करके बिहार की महिलाएं काफ़ी संतुष्ट थीं इन फैसलों से, और महिलाओं के अनुरोध पे ही शराबबंदी का फैसला लागू किया गया था। और लगातार ये प्रश्न आ रहा है कि शराबबंदी के फैसले की समीक्षा की जाएगी, क्योंकि बिहार में राजस्व का संकट उत्पन्न होते जा रहा है। और जो कैंडिडेट के एफएओ का इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, किस तरीके से अभी एक लेटर जारी हुआ था कि बिहार में जो है कि वेतन भत्ते को छोड़ करके किसी भी तरीके का कोई भी विड्रॉवल सरकारी ट्रेजरी से नहीं किया जाएगा। तो क्या ये एक वित्तीय संकट की ओर दर्शा रहा है बिहार को? तो चुनावी रेवड़ी का इस पर क्या असर पड़ा है, उन सभी चीज़ों से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं होती हैं। राज्यसभा के चुनाव की पूरी प्रक्रिया किस तरीके से, उसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है, उसमें फिर जो इलेक्शन सिस्टम उसका क्या है, क्या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से राज्यसभा का चुनाव होता है? तो बिल्कुल राज्यसभा का चुनाव तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से नहीं होता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा का इलेक्शन किस तरीके से होता है, उस पर व्हीप लागू होता है कि नहीं है, उससे उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्या कोई व्यक्ति दूसरे राज्य का निवासी बिहार से आकर के राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए अप्लाई कर सकता है या मेंबर बन सकता है? क्या ऐसी व्यवस्था है या नहीं है? तो बिल्कुल ऐसी व्यवस्था की गई है। आप जानते हैं कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, वो लगातार असम से राज्यसभा के मेंबर रहे थे, लेकिन वो असम के नहीं थे। अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी साहब हैं, वो तेलंगाना से राज्यसभा के मेंबर हैं। जो मैडम सोनिया गांधी हैं, वो भी राज्यसभा के मेंबर हैं, वो राजस्थान से राज्यसभा के मेंबर हैं। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों से भी राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया क्या होती है, कैसे नामांकन होता है, क्या व्हीप लागू होता है कि नहीं होता है, उसके बाद से जो वोटिंग होता है वो कितने सीट खाली होते हैं, तो पर विधायक कितना वोट होता है, 2/3 किस तरीके से जो है कि हर 2 सालों में वो उसको 1/3 सीटें खाली होती रहती हैं। इन सभी चीज़ों को जो है कि आपको देखने की आवश्यकता है। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है। अभी बहुत सारे प्रश्न जो मेरे मन में हैं वो बाकी ही हैं, कि जैसे एक प्रश्न मैं और भी लेता हूँ कि ईरान के द्वारा जो युद्ध छेड़ा सॉरी अमेरिका के द्वारा जो ईरान के ऊपर युद्ध छेड़ा गया है, क्या वो अमेरिका का एक स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन मिस्टेक था? क्योंकि आप देख रहे हैं कि लग रहा था स्टार्टिंग में कि अमेरिका बहुत जल्दी ईरान के ऊपर जो है कि फतह कर लेगा, हासिल कर लेगा, लेकिन वो युद्ध लंबा खींचता जा रहा है। तो वो स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन मिस्टेक है या नहीं है, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जो सुप्रीम लीडर की वहाँ हत्या की गई है, उसके बाद जो जो उसका ईरान का पूरा सिस्टम है, उसको लेकर के प्रश्न, तो बहुत सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 72 बीपीएससी को लेकर के, और इस तरीके से कुछ चर्चाएं और भी करते रहेंगे, ताकि आपके इंटरव्यू में जो प्रश्न आए, क्योंकि इंटरव्यू का जो करंट अफेयर होता है ना, वो बिल्कुल ही अलग तरीके का करंट अफेयर होता है। वो ना तो पीटी के तरीके का होता है, ना मेंस के तरीके का होता है। बिल्कुल जो चीज़ें ऊपर छन छन के आती रहती हैं, और उस पर जो सिचुएशनल क्वेश्चन बन सकते हैं, उस तरीके के करंट अफेयर बनने की संभावना रहती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो राज्यसभा जा रहे हैं, तो उनको लेकर के काफ़ी प्रश्न बनेंगे। तो इस पे एक वीडियो तो बनाना ही पड़ेगा शायद, अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। देखिए 72 बीपीएससी की बात करते हैं। आप सब ने देखा ही होगा कि 100 एसडीएम के पोस्ट और कुछ डीवाईएसपी के पोस्ट जो है कि ऐड कर करके वो 1000 के करीब पोस्ट जो है कि बीपीएससी को सुपुर्द किए जा चुके हैं। तो जो वैकेंसीज की बीपीएससी के पास आ गई है, तो वो तो बीपीएससी अपना कैलेंडर के हिसाब से एग्ज़ाम कराएगा ही कराएगा। लेकिन अब आगे कितनी वैकेंसियाँ आएंगी हर विभाग में, जिस तरीके से नए पद का क्रिएशन हो रहा था, ये थोड़ा सा शंका तो है। क्योंकि
जब भी आप जानते हैं कि इस तरीके से गवर्नमेंट चेंज होती है और बीजेपी का ही मुख्यमंत्री होगा, आप उत्तर प्रदेश का हालात देख सकते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सभी जगहों पे जो है कि इनकी सरकारें हैं और किस तरीके से कितनी कम कम वैकेंसियाँ दी जाती हैं। तो ये वैकेंसी का स्वर्णिम युग खत्म होने वाला है। तो मेरा स्टूडेंट से रिक्वेस्ट यही है कि जहाँ भी मौका मिल रहा है, जिस भी वैकेंसी में मौका मिल रहा है, बहुत जी जान लगा करके तैयारी कीजिए और इसे अब आप आखिरी आखिरी वैकेंसी मान के चलिए। 72nd बीपीएससी का वैकेंसी जो है नीतीश युग का वो अंतिम वैकेंसी होने वाला है, क्योंकि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे, राज्यसभा चले जाएंगे। तो इसके बाद क्या होगा, इतनी बड़ी बड़ी वैकेंसी आएंगी, इसकी संभावना बहुत कम दिख रही है। और जो भी बीएसएससी सीजीएल में वैकेंसियाँ आ चुकी हैं अभी तक, या उसके बीएसएससी के 10+2 लेवल पे भी वैकेंसियाँ कुछ अच्छी आई हुई हैं। एईडीओ का जो एक अच्छा एग्ज़ाम होने वाला है, चूँकि ये एग्ज़ाम सारे पाइपलाइन में आ चुके हैं। बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है और उसकी वैकेंसियाँ टीआरई 4 की तो आ चुकी हैं। तो जो आ चुकी हैं उतना को आप मान के चलें और उस पर अपना जी जान लगा करके किसी भी तरीके से जो है कि आप उसमें पास करके बाहर निकलने का प्रयास करें। क्योंकि अब ये दौर कैसा आएगा, कौन आएंगे, निज़ाम बदलेगा, पूरी सरकार बदलेगी, उसके बाद क्या होगा, किसी को कुछ नहीं पता है। सब लोग सशंकित हैं, डरे हुए हैं, आशंकित हैं। और शंका मूल बात यह है कि दूसरे जगहों पे देखा जाता है, उसका ही अनुकरण किया जाता है कि दूसरे राज्य में इनकी जो सरकारें चल रही हैं वो कैसे काम करती हैं। हो सकता है कि आए तो कुछ नई वैकेंसी दे भी, ये भी कर सकते हैं, क्योंकि बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी का काफ़ी क्रेज रहता है। अगर नहीं देंगे तो सरकार को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इलेक्शन ईयर के आसपास ही आकर के वैकेंसी दें। लेकिन अभी जो चल रहा था 7 निश्चय 3 के तहत कि दोगुना रोजगार दुगुनी आय, तो इस पर काफ़ी लगातार समीक्षा होते रहता था, उस पर बातें चलती रहती थी। तो 72nd बीपीएससी के लिए अब ज़्यादा बात करने के लिए समय नहीं है। यही है कि 1000 के आसपास सीटें आ रही हैं, जी जान लगा के तैयारी कीजिए और डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन कीजिए। और हम लोग फिर 72nd बीपीएससी के बच्चों के लिए किस तरीके से वो इस बार ही अपना जो 140 दिन के आसपास एग्ज़ाम में बचा हुआ है उसमें अपनी पीटी को निकाल करके मेंस इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी करें और कम से कम एक सीट अपना पक्की कर लें, उस पर जो है कि हम लोग चर्चा लगातार करते रहेंगे। धन्यवाद। और जिन छात्रों के मन में कुछ कन्फ्यूजन है एडमिशन को लेकर के या और भी किसी तरीके से, तो ये 94 30 84 0665 ये नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं और जब भी समय मिलता है टीम के लोग रिप्लाई करते हैं।